हेलो बच्चों, मैं हूं सुधा डबरा। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th का सीपीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर होगा 3 आवर्स का और मैक्सिमम मार्क्स हैं 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होने वाला है। और आपको एक और मैं बात बता दूँ कि यहाँ पे जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पर 5 सेक्शन होने वाले हैं। ओके, और 5 सेक्शंस किसके होंगे? वो ABCD। ओके, क्या ABCD एंड E, ये 5 सेक्शन हैं। अच्छा, सेक्शन ए जो है उसमें 20 MCQs होंगे जो कि 1 मार्क्स ईच, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। ओके, इसका मतलब 20 क्वेश्चंस हैं और 1 मार्क्स ईच है। इसका मतलब सेक्शन ए टोटल 20 मार्क्स का है। ओके, सेक्शन बी जो है उसमें 5 शॉर्ट आंसर्स आने वाले हैं। शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस होंगे जो कि 2 मार्क्स ईच होंगे, यानी कि 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, यानी कि 10 मार्क्स। सेक्शन सी में आपके पास 6 शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस होंगे और वो 3 मार्क्स ईच होगा, यानी कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं सेक्शन सी में? 6। तो 6 इंटू 3 कितने मार्क्स का है सेक्शन सी? 18 मार्क्स का। क्लियर बच्चों? नाउ सेक्शन डी में आ जाइए। सेक्शन डी में आपको मिलेंगे 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, यानी कि 4 क्वेश्चंस, 1 क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो 4 क्वेश्चन कितने मार्क्स होंगे? 20 मार्क्स का। अब सेक्शन ई आपका जो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होने वाले हैं और ये 4 मार्क्स ईच होगा। ओके, यानी कि 3 केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस आने वाले हैं और 3 केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है और एक केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का है। तो टोटल कितने मार्क्स मिलेंगे आपको? 12। और एक बात मैं आपको ये बता दूं कि हर केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस में आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। अच्छा, अब आपको एक बात 7th पॉइंट ये कहता है कि आपको ऑल क्वेश्चन सॉल्व कंपल्सरी है, आपको सारे क्वेश्चन कंपल्सरी हैं। अच्छा, लेकिन आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे जिसमें 2 क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपको 2 क्वेश्चंस पे आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें 2 क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। ओके, और ये भी कहा गया कि जो इंटरनल चॉइस हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन 2 मार्क्स क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन ई। सेक्शन ई में 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं उसमें भी आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। ड्रॉ नीट फिगर्स वेयर एवर रिक्वायर्ड, जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ अच्छे से सुंदर सा डायग्राम को बनाना पड़ेगा। और जहाँ पे आपको पाई की वैल्यू के बारे में नहीं बताया है वहाँ पे आपको पाई की वैल्यू 22/7 से सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन। और अगर जहाँ पे आपको पाई की वैल्यू बताई गई है वहाँ पे वही वैल्यू लेकर आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो दैट्स इट, यही जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। अब चलो स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। सेक्शन ए से हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स ईच, यानी कि सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस होंगे और 1 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है? इफ़ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इक्वल्स टू ab स्क्वायर एंड q इक्वल्स टू a स्क्वायर b, a क्यूब b एंड a b being prime numbers, then LCM p q is ओके। हमें यहाँ पे बोला गया है कि जो p है उसकी जो वैल्यू दी गई है वो है a b स्क्वायर, ठीक है। और q बोला गया है कि वो है a क्यूब b। ओके, अच्छा, और हमें ये बोला है कि a और b जो है प्राइम नंबर्स हैं। बच्चों, a और b अगर प्राइम नंबर्स हैं तो आप प्राइम नंबर्स के बारे में आप जानते हैं कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। चलो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि 2 है, 2 के अगर मैं फैक्टर करूँ तो 1 एंड 2, द नंबर इटसेल्फ 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ओके, तो 2 क्या है? प्राइम नंबर। यहाँ पे देखो 1 भी आ गया और 2 खुद आ गया और इसलिए 2 क्या है? प्राइम नंबर हो गया। अगर मैं 11 देखूँ तो 11 में भी अगर फैक्टर करूँ तो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ 11। तो ये जो है क्या है? प्राइम नंबर्स है। तो प्राइम नंबर सब आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे यही बोला कि ए और बी प्राइम नंबर्स है और हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है पी एंड क्यू का। तो बहुत सिंपल है। तो पी की हमें क्या वैल्यू दे रखी है?
ए बी स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ए इंटू बी, ओके। और क्यू को अगर सॉल्व करूँ तो क्यू क्या होता है, ए क्यू बी, यानी कि ए को मैं 3 टाइम्स लिखूँगी, ए मल्टीप्लाई बी। अब मुझे एलसीएम फाइंड आउट करना है ऑफ पी एंड क्यू का, ठीक है। तो एलसीएम बहुत इजी होता है, कई बच्चों को बहुत कॉम्प्लिकेट मतलब टफ लगता है, मतलब सॉल्व नहीं हो पाता। तो देखो आप ऐसे करके फैक्टर्स निकाल दीजिए। अब दोनों में पहले वो देखो जो दोनों में कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, ध्यान से देखो, दोनों में ए कॉमन है तो मैं ए लिख दूँगी, मल्टीप्लाई दोनों में बी कॉमन है, देखो ये बी है ना, तो मैं बी ले लूँगी। अब उसके बाद जो रह जाते हैं उनको भी लिखते हैं बच्चों। तो रह क्या गए, बी रह गया मल्टीप्लाई और ए मल्टीप्लाई ए भी रह गया। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, तो ए कितने टाइम्स आया, 1 2 3 टाइम्स आया, तो ए क्यूब हो गया। और बी कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स, तो बी स्क्वायर। तो हमारे पास जो ऑप्शन आया वो क्या है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। तो देखो क्वेश्चन 1 कितना ईजी था, है कि ना। चलिए, तो बस इस तरह से थोड़ा सा घुमा के पूछा जाएगा और ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है। अगर आपसे डायरेक्टली करेंगे तो आप ये याद रखिएगा, डायरेक्टली अगर करना है तो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, डायरेक्टली देखते ही पता चल जाता है। दोनों में जो हाईएस्ट है, पहले ए को देखो, ए में कौन से वो देखो, ए में जिसकी हाईएस्ट पावर है वो है ए क्यूब, आप ए क्यूब लिख दो। अब बी में देखो किसकी हाईएस्ट पावर है, वो है बी स्क्वायर लिख दो। तो देखो ओरली हो गया, आगे ना आंसर ए क्यूब बी स्क्वायर, ठीक है। और अगर सब्जेक्टिव वे में पूछा जाएगा तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, किस तरह से, इस तरह से। क्लियर बच्चों। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, what is the greatest possible speed at which a man can walk 52 km and 91 km in an exact number of hours? ओके, जब क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम, लार्जेस्ट इस तरह से पूछे जाते हैं तो इट मीन्स हमें वहाँ पे HCF निकालना पड़ता है। हमें HCF से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। HCF, H फॉर हाईएस्ट, C फॉर कॉमन, F फॉर फैक्टर। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमें 52 और 91 का फैक्टर्स निकालने हैं। तो आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर कीजिए। 2 2 4, 2 6 12, 2 13 26। तो इसके फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 13 एंड 91 के जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, एक तो 7 होगा, तो 7 1 7 7 से 21। 91 के फैक्टर्स हैं 7 और 13, 7 इंटू 13। तो हमें HCF पूछा गया है, तो HCF ऑफ 52 91 एज जो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में क्या कॉमन है, 13। इट मीन्स जो इसका HCF आएगा वो है 13 किलोमीटर पर आवर। और क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। ओके, चलिए बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन है x² + 3x + k is 2, देन द वैल्यू ऑफ k इज, ओके, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है वो है x² + 3x + k। ओके, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इसका 1 0 हमें क्या गिवन है 2। ओके, तो जो हमें गिवन है 0 वो क्या गिवन है 2, यानी कि 0 मीन यानी कि x की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 2 गिवन है। ओके, चलिए, और हमें फाइंड आउट करना है k की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन इजी है, ऐसे कोई टफ नहीं है। हम क्या करेंगे, दिए गए इक्वेशन को x² + 3x + k को हम 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे। ओके, और जो हमें x की वैल्यू दी गई है यानी कि जो 0, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है 2 zeros आते हैं ना हमेशा, तो उसमें से 1 0 हमें पता है, तो 1 0 जो है वो क्या है x है। x हमें 2 गिवन है तो हम x की जगह हम 2 रख देंगे। तो x की जगह मैंने 2 रखा, ब्रैकेट 2 की पावर है तो हम 2 लिख देंगे, प्लस 3 फिर मल्टीप्लाई x की जगह हम 2 लिख देंगे, प्लस k = 0। 2 की पावर 2 का मतलब क्या था 2 × 2 यानी कि 4 प्लस। ओके बच्चों, ना हम क्वेश्चन 4 करने जा रहे हैं।
Graphically, the pair of equations given by 6x minus 3y plus 10 equals to 0, 2x minus y plus 9 equals to 0. हमें यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं. रिप्रेजेंट्स टू लाइन्स विच आर, नंबर 1 ए पॉइंट हमें बोला गया इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, और बी है पैरेलल कोइंसिडेंट सी पॉइंट है, और डी पॉइंट में हमें कहा है इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स. ओके, तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. तो हमें ये बताना है कि ये इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, और इंटरसेक्टिंग है भी तो 1 पॉइंट में या इंटरसेक्टिंग है तो 2 पॉइंट्स में. हमें ये बताना है. देखो बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी है. देखो सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख देती हूँ. हालांकि ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं आपको पूरा सॉल्व करके बताना चाह रही हूँ ताकि आप क्लियरली समझ सकें कि ये क्वेश्चन असल में सॉल्व कैसे किए जाते हैं, और बाई चांस सब्जेक्टिव वे में आ जाए तो आप कैसे करेंगे. ये इसको हम क्या बोलते हैं, A1, और इसको हम बोलते हैं A2. ये होता है B1, ये होता है B2, ये होता है C1 और ये होता है C2. ओके, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं A1 अपॉन A2. तो चलो, A1 कितना है 6 अपॉन A2 कितना है 2, लिख दिया. तो 2 × 2, 2 × 3 = 6. हमारा आंसर आया 3/1. क्लियर. अच्छा चलिए, अब हम बारी करते हैं B की. ओके, तो B1 अपॉन B2. तो B1 क्या है हमारे पास -3 अपॉन B2 क्या है -1. देखो y के साथ कोई डिजिट नहीं लिखा, तो वहाँ क्या मानेंगे हम 1 मानेंगे. तो -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा 3/1. ओके, ये 3 है बच्चों. अच्छा, नाउ C1 अपॉन C2. ओके, C1 क्या है हमारे पास 10 और C2 क्या है हमारे पास 9. ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, ये एज इट इज रहेगा. चलो, तो हमारे पास जो A1 अपॉन A2 आया वो कितना है 3/1, और B1 अपॉन B2 कितना है वो भी 3/1 आया, और C1 अपॉन C2 कितना है 10/9. यानी कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2. वे दोनों को जो सॉल्व किया था 3/1 आया, लेकिन इज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, और C1 अपॉन C2 के ये इक्वल नहीं है. इसका मतलब ये कौन सी लाइन होगी, पैरेलल. ओके, तो इसका मतलब इसका जो ऑप्शन है वो है बी. सो सिंपल. ओके बच्चों, इस तरह से हमने क्वेश्चन 4 भी सॉल्व कर दिया. क्लियर. चलिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 4x + k = 0 हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स, देन. अब हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, अगर उसके जो रूट्स हैं वो रियल और इक्वल हैं, तो k क्या होगा. k इज लेस देन 4 होगा, या k इज़ ग्रेटर देन 4 होगा, या k इज़ इक्वल टू 4 होगा, या फिर k इज़ ग्रेटर या इक्वल टू 4 होगा. यहाँ पे 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, तो क्या होगा. ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देती हूँ. वो है x² + 4x + k = 0. मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे लिख दी. तो हमें जो कंडीशंस दी गई है यहाँ पे, वो ये बताया गया कि वो रियल एंड इक्वल रूट्स हैं. बच्चों राइटिंग में मत जाओ, आप सिर्फ सोल्यूशन देखिए सोल्यूशन क्या होता है. तो जब वो रियल और इक्वल रूट्स है, इट मीन्स d = 0. अब d क्या होता है, b² - 4ac = 0. ओके, d क्या होता है, b² - 4ac के इक्वल होता है. पढ़ा था ना हमने. अच्छा, अब क्या करना है, अब हम वैल्यू पुट करेंगे. तो देखो, कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है यहाँ पे 1, यानी कि a हो गया 1. कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 4. ओके, और नाउ c इज k. ओके, अब a b c की वैल्यू मैंने यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख के सॉल्व कर दी. अब इन वैल्यू को हम a b c की वैल्यू को हम इस पर सब्स्टिट्यूट करें. तो b कितना है हमारे पास 4, तो 4 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a कितना है 1 मल्टीप्लाई c कितना है k = 0. 4 का स्क्वायर होता है 16 -4 1 से 4 मल्टीप्लाई k, यानी कि 4k = 0. तो -4k = -16, और फिर उसके बाद क्या होगा, माइनस था यहाँ पे, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल. तो k = 16/4, 4 4 16, और k की वैल्यू आ गई 4, यानी कि k इज़ इक्वल्स टू
4, ये हमारा आंसर है और सी इसका ऑप्शन है। क्लियर बच्चों? बहुत इजी था ना बच्चों? ऐसे ही आने वाले हैं क्वेश्चंस, कोई क्वेश्चन टफ नहीं आने वाले, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और बस फिर कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए, अपने फॉर्मूलेस को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। और एमसीक्यू बेस्ड इजी होते हैं, बस वो आपको कंफ्यूज करते हैं और इसके लिए आप यही कर सकते हैं कि आप जितना हो सके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस करें। चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल विथ वर्टिसेस 0,4, 0,0 एंड 3,0 इज। ठीक है, ट्राइंगल का हमें वर्टिसेस दिया गया है और पेरीमीटर फाइंड आउट करना। और यहाँ पे 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन में 5 यूनिट्स, सेकंड में 12 यूनिट्स, थर्ड में 11 यूनिट्स और डी यानी कि फोर्थ में 7 + √5 यूनिट्स है। चलिए, तो सबसे पहले मैं तो क्या करूँगी, एक जो ट्राइंगल है, देखो बच्चों क्या होता है कि आप जानते हो कि ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है ना। अच्छा, यहाँ पे क्या है, 0 होता है, जहाँ पे एक्स एंड वाई इंटरसेक्ट करते हैं वो क्या होता है, वो ओरिजिन होता है। अब यहाँ पे पहला जो बोला 0,4, तो 0 तो हो गया एक्स और 4 हो गया वाई, तो लगभग 1 2 3 लगभग ये यहाँ पे आएगा 0,4। फिर है 0 0, तो 0 0 तो बच्चों ये ओरिजिन ही होता है ना, तो 0 0। ओके, अब थर्ड है 3,0, इट मीन्स 3 तो हो गया x और 0 हो गया y है ना, तो 3,0। अब मैं इन 2 पॉइंट्स को क्या कर दूँगी, ज्वाइन कर दूँगी, ज्वाइन कर दिए। अच्छा, अब आपने देखा होगा कि ये एक ट्राइंगल बन गया है ना, तो मैं इस पे नाम लिख देती हूँ, इनका नेम लिख देती हूँ मैं, A B एंड C। अब आप जानते हो कि x एक्सिस एंड y एक्सिस ने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो यहाँ पे क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यानी कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देती हूँ, ठीक है, और इसके यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट्स लिख देती हूँ, ये है 0,4, ये है 0 0 और ये है 3,0। ओके, और हमें इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। अब देखो, पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए हमें ट्राइंगल्स की क्या चाहिए होती है, तीनों साइड्स चाहिए होती हैं। ओके, अब तीनों साइड्स जानने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए देखो ये ओरिजिन होता है था ना, ओरिजिन यहाँ पे, तो ओरिजिन जो है से 4 तक, 0 से यहाँ 4 तक क्या गया, कितनी हाइट होगी, 4 होगी। अब यहाँ ओरिजिन से यहाँ तक जो गया है, जो लेंथ है वो कितनी, 3, तो यानी कि हमें परपेंडिकुलर मिल गया, बेस मिल गया, हमें हाइपोटेन्यूज नहीं मिला। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास 4 और हमारे पास बेस है 3 और हाइपोटेन्यूज है हमें नहीं पता, और मैंने इसका नाम लिखा था A, इस पॉइंट का नाम था B और इस पॉइंट का नाम क्या था, C, है ना। अच्छा, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम से इसको सॉल्व करती हूँ। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग h² = p² + d² होता है। ओके, h कितना है हम नहीं जानते, तो h को हम AC से नाम दिया था, तो AC² लिख देंगे। परपेंडिकुलर कितना है, 4 4 का स्क्वायर, बेस कितना है, 3 3 का स्क्वायर। नाउ AC² = 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9। नाउ AC² = 25 है ना। नाउ AC स्क्वायर हटा देंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा 25। अब आप 25 का अगर फैक्टर करेंगे तो 5 × 5 रूट है ना। अब यहाँ पे 5 का पेयर बन गया है ना, पेयर बना तो एक 5 बाहर आ गया, तो 5 यूनिट। अच्छा, तो ये हमें AC तो मिल गया। अब हमें पेरीमीटर फाइंड करना, तो पेरीमीटर क्या होता है ट्रायंगल का, सम ऑफ 3 साइड्स, और 3 साइड्स क्या है, एक है 4 प्लस एक है 3 और एक है 5, तो ऐड करो इनको, 4 + 3 7, 7 + 5 इज 12 यूनिट्स। तो आपका आंसर कितना आ गया, 12 यूनिट्स। हमारा ऑप्शन जो है B है। तो हमने क्वेश्चन 6 भी सॉल्व कर दिया ना बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि
अच्छा चलो बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इफ इन ट्रायंगल्स ABC and DEF, AB upon DE is equals to BC upon FD, then they will be similar when angle B equals to angle E, angle A equals to angle D, angle B equals to angle D, angle A equals to angle F। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मैंने आपको रीड करके बता दिया आपको। तो अब हमें इनमें से एक ऑप्शन फाइंड आउट करना है। देखो बच्चों, हमें 2 ट्राइंगल्स बोले गए हैं, है ना। तो एक का नाम है AB एंड C, और दूसरे ट्राइंगल का नाम क्या बताया उन्होंने, DE एंड F। अब देखो बच्चों, हमें बोला है कि AB अपॉन DE, तो इस वाले ट्राइंगल का AB, एक मिनट, इस ट्राइंगल का AB अपॉन इस ट्राइंगल का DE इज इक्वल टू, मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स की जो साइड्स हैं प्रोपोर्शनली इक्वल हैं, BC इस वाले ट्राइंगल का, FD इस वाले ट्राइंगल। ओके, तो हमें यहाँ पे गिवन है, हम अगर लिखें तो AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन FD। तो हमें साइड तो मिल गई। अब हमें एक चीज़ फाइंड आउट करनी है जो इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बना देगा। वो क्या है, देखो अगर मैं ये वाली साइड देखूँ AB एंड BC, इन दोनों के बीच में एक एंगल आ रहा है, एंगल B। और अगर मैं इस वाली साइड में इस ट्राइंगल में देखूँ तो DE और DF में के बीच में कौन सा एंगल आ रहा है, D। तो यानी कि एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D, है ना। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C इसका आंसर है। ओके, नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 8 करने जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 है, इन विच रेशियो द y-axis divides the line segment joining the points 5, -6 and -1, -y। ओके, तो हमें ये बताना है, रेशियो निकालना है, ठीक है, कि y-axis को वो कौन से जो ये लाइन सेगमेंट है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। ओके, तो देखो बच्चों, ये एक लाइन है और इसका ये पॉइंट है 5, -6, और इसका ये पॉइंट है -1, -4। तो वाई एक्सिस से हो रही है वो लाइन, डिवाइड करिए इन विच रेशियो द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन। तो जो वाई एक्सिस है वो लाइन को डिवाइड कर रही है। तो देखो बच्चों, जैसे ये वाई एक्सिस जा रही है ना, तो यहाँ देखो अगर वो वाई एक्सिस है तो यहाँ पे फिर एक्स क्या हो जाएगा 0, और वाई क्या हो जाएगा, हम इसको यहाँ पे T मान देंगे। ओके, तो अब यहाँ देखो ये है हमारे पास x1, y1, ये है हमारे पास x2 एंड y2, और ये है हमारे पास x एंड y। ओके, अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो एक काम करते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करें, m1 m2 से m1 m2 सेक्शन फॉर्मूला से इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें m1 भी नहीं पता और हमें m2 भी नहीं मालूम। तो चलो रेशियो फाइंड आउट करना है, तो हम ये लेकर चलेंगे x, क्योंकि हमें x की वैल्यू गिवन है 0। ओके, तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं सेक्शन फार्मूला से, लेकिन सेक्शन फार्मूला में जो सिर्फ x है उसको लेकर चलेंगे, ठीक है। x1 m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये वाला फार्मूला। ओके, तो इसी से हमारा रेशियो आ जाएगा। तो हमें ज़रूरत नहीं है कि सेक्शन फार्मूला का जो y पार्ट है, जो y वाला फार्मूला उसको भी अप्लाई करो, सिर्फ आप इससे x से भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो x कितना है 0, तो हम इसकी जगह 0 लिख देंगे, इक्वल्स टू m1 हमें नहीं मालूम, हम नहीं जानते, इसलिए m1 लिख देंगे। x2 कितना है -1 प्लस m2 हमें नहीं मालूम, इसको एज इट इज़ लिख दो। x1 कितना है 5 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, m1 m2 की वैल्यू हमें नहीं मालूम, तो इसलिए हम इसको एज इट इज़ m1 m2 ही लिखेंगे। ओके, चलो नाउ 0 इज़ इक्वल्स टू m1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -m1 आएगा, या आप ये लिख सकते हैं कि एक काम और कर सकते हैं कि आप चाहो
तो आपने जब -1 को m1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 m1 आएगा, और 5 को जब आप m2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +5 m2 आएगा अपॉन m1 प्लस m2। ओके, इधर 0 है, 0 के डिनोमिनेटर में हमने 1 माना, और हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 0 की मल्टीप्लाई हम m1 m2 से करेंगे, और 1 की मल्टीप्लाई हम -1 m1 प्लस 5 m2 से करेंगे। ओके, ऐसे तब जब 0 से हमने m1 m2 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 0, और 1 को जब हम इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम -1 m1 को हम लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। तो 1 m1 इक्वल्स टू 5 m2। अब एक काम करते हैं, m1 इधर है, अपॉन m2 को इधर ले आएंगे। चलिए, तो समझ नहीं आएगा। अब एक काम करते हैं, m1 है, ठीक है, m1 को लिख दो, अपॉन m2 को ले आओ लेफ्ट हैंड साइड, तो वो डिनोमिनेटर में आएगा, यानी कि वो m1 को डिवाइड करेगा। इक्वल्स टू इधर क्या रहेगा, 5 अपॉन यहाँ m1 के साथ क्या 1, उसको हम राइट हैंड साइड डिनोमिनेटर में ले आएंगे, तो 5 अपॉन 1, तो m1 रेशियो m2 इज इक्वल्स टू 5:1। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। ओके, इसका सही ऑप्शन है बी पार्ट। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व कर दिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 हम करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इन फिगर if PA and PB are tangents to the circle with center O such that angle APB equals to 50 degree, then angle OAB is equals to। इस फिगर में हमें PA, ओके, PA और PB ये दो टेंजेंट्स दे रखे हैं जो एक्सटर्नल पॉइंट P से आ रहे हैं, और साथ में हमें कहा गया है कि इस सर्कल का सेंटर O है, और एंगल APB हमें 50 डिग्री दे रखा है, ठीक है, और हमें फाइंड आउट करना है कि देन एंगल OAB ये वाला एंगल ये कितने डिग्री का है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो हमें कौन सा OAB फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो देखो, अगर आप ध्यान से देखेंगे पिक्चर को, तो एक क्या कौन सा पिक्चर बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना, AOBP। ओके, चलो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना देती हूँ। सेंटर हमारे पास O है, और ऐसे करके दो टेंजेंट्स आ रहे हैं ना, ये P है, ये पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट B है। ओके, और हमने इसको इससे मिला दिया, इसको इससे भी ज्वाइन कर लिया, इसको इससे ज्वाइन कर लिया, ठीक है बच्चों। और हमें एंगल फाइंड आउट करना है, ये वाला, ये बच्चों A है। ओके, तो हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, हमें ये 50 दे रखा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो APBO ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब चारों एंगल का सम ऑफ 4 एंगल्स इज 360 डिग्री, तो उनमें से मुझे एक एंगल तो पता है 50 डिग्री, बाकी 3 एंगल्स कैसे फाइंड आउट किए जाएंगे। उसके लिए क्या होगा, आप जानते ही हो कि जब कोई लाइन या रेडियस टेंजेंट आपस में सर्कल में के किसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में मिलते हैं, तो वहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का, है कि नहीं है, हम जानते ही हो। तो इसका मतलब कि एंगल OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री। और सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखोगे OB और PP टेंजेंट्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में मिल रहे हैं, तो जिस वजह से एंगल OBP इज़ ऑल्सो 90 डिग्री। ओके, तो हमने यहाँ पर 4 एंगल्स हमें पता करने थे, 4 एंगल्स, तो 4 में से हमें तो 3 पता ही है ना, तो ये वाले।
तो अब हम क्या करेंगे, चारों एंगल्स का सम क्या करेंगे, क्या होगा, इन चारों एंगल्स का सम क्या होगा, 360 डिग्री होगा। अब 360 डिग्री तो है, तो उससे हमें क्या होगा, एंगल AOB हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलो हम जानते हैं कि द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। क्लियर। तो हम सभी एंगल्स का सम फाइंड आउट करते हैं। तो एंगल AOB प्लस एंगल OBP प्लस एंगल APB प्लस OAP इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब AOB हमें नहीं मालूम, तो हमें खुद उसे फाइंड आउट करना है। तो हम उसको एज इट इज लिखेंगे। OBP हमारे पास कितना है, 90 डिग्री प्लस APB कितना है हमारे पास 50 डिग्री। हमें ये क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ देखो, प्लस OAPB भी 90 डिग्री है, हमने यहाँ से फाइंड आउट किया, इक्वल टू 360 डिग्री। इन सभी का सम कितना आ जाएगा, 290 प्लस 50 प्लस 90 इज 230 डिग्री प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 230 डिग्री। तो हमारे पास एंगल आ गया, एंगल AOB, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 130 डिग्री। तो बच्चों हमारे पास एंगल आ गया AOB। तो देखो बच्चों, हमने AOB ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, अब हमें OAB फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना। तो मैं ये ट्रायंगल, अगर आप ध्यान से देखो तो ये ट्रायंगल बन रहा है ना, AOB ये एक ट्रायंगल बन रहा है। तो मुझे ये वाला एंगल मिल गया। इस एंगल का नाम क्या है, कितने डिग्री का, ये 130 डिग्री। अब आप जैसे कि जानते हो कि OA और OB आर रेडियाई, तो ये दोनों रेडियस हैं। तो जिस वजह से ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। और आइसोसेलेस ट्रायंगल के जब दो साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो हम जानते हैं कि OA इज इक्वल टू OB, क्योंकि ये क्या है, रेडियाई हैं। तो जिस वजह से एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OBA, वही एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इन ट्रायंगल AOB हम सभी एंगल्स के नाम लिख देंगे। ओके, एंगल AOB प्लस एंगल OAB प्लस एंगल OBA इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल AOB हमने फाइंड आउट किया था 130 डिग्री। अच्छा, जब OAB इज इक्वल टू OBA, तो यानी कि हम OAB को OAB ही लिख देते हैं, और OBA की जगह हम लिख सकते हैं OAB। कोई गलती नहीं है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। ओके, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, कितने एंगल OAB हो गए, 2। तो 2 एंगल OAB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ एंगल OAB इज इक्वल टू कितना हो गया, 50 डिग्री। एंगल OAB इज इक्वल टू 50 डिग्री अपॉन 2, डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 25 डिग्री। तो हमें OAB फाइंड आउट करना था ना, ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल हमारा आ गया 25 डिग्री। तो यहाँ पे जो ऑप्शन A है दैट इज़ द करेक्ट आंसर, और हमने क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ साइन A इक्वल्स टू 1/2 देन द वैल्यू ऑफ sec A इज, ओके, हमें साइन A की वैल्यू गिवन है 1/2
एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक ए। बच्चों सेक ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अच्छा एक बार बताओ, देखो मैं यहाँ लिख रही हूँ साइन ए, ओके। अच्छा जो ये हाफ है 1/2, आप इतना ध्यान रखो कि साइन में साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो साइन वो कितने डिग्री का होगा जिसमें 1/2 आता हो। मतलब आपको थीटा, आप याद करो कि साइन कौन सी डिग्री में 1/2 आता है, तो वो आता है साइन 30 डिग्री। यानी कि साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। तो यानी कि यहाँ पे जो 1/2 है, मैं इसके जगह साइन 30 डिग्री लिख सकती हूँ। ओके, नाउ साइन से साइन कैंसिल, ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, अब जब मेरे पास ए की वैल्यू 30 डिग्री आ गई, तो मुझे सेक ए फाइंड आउट करना है। अब सेक ए फाइंड आउट करना है, तो सेक ए कितना है मेरे पास, हमने कितना फाइंड आउट किया, ए 30 डिग्री, तो मैं ए की जगह लिख दूंगी सेक 30 डिग्री। और सेक 30 डिग्री कितना होता है, हाँ जी 2, सेक 30 डिग्री कितना होता है 2√3, 2/√3। ओके बच्चों, हाँ क्यों, कैसे पता, देखो सेक जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कॉस का उल्टा होता है ना। तो कॉस 30 डिग्री क्या होता है, √3/2 होता है। तो कॉस का उल्टा होता है सेक। ओके, तो सेक 30 डिग्री, तो ये जो √3/2 है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3। यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 ना। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। ओके बच्चों, now क्वेश्चन नंबर 11, हाँ, √3 cos square a plus √3 sin square a is equal to, ओके, क्वेश्चन नंबर 11 के अकॉर्डिंग हमें √3 cos square a प्लस √3 sin square a की वैल्यू फाइंड करने की, वो किसके इक्वल होगा। ओके, या जब इसको सॉल्व करेंगे तो किसके इक्वल आएगा। तो एक चीज़ देखो बच्चों कि क्या करेंगे हम लोग, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे √3 cos स्क्वायर है प्लस √3 sin स्क्वायर है, दोनों में क्या कॉमन है, √3, हम √3 कॉमन ले लेंगे। ओके, √3 बाहर ले लिया तो ब्रैकेट लगा के, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए। ओके, ना √3 मल्टीप्लाई cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अप्लाई करी है भाई हमने। ओके, तो √3 1 ज़ा √3, तो हमारे पास जो √3 cos स्क्वायर प्लस √3 sin स्क्वायर की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, √3 आई है। और क्वेश्चन नंबर 11 का जो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है ना। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, ओके, हमें यहाँ पे गिवन है कि द वैल्यू ऑफ cos 1 डिग्री मल्टीप्लाई cos 2 डिग्री मल्टीप्लाई cos 3 डिग्री मल्टीप्लाई cos 4 डिग्री डॉट 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 मल्टीप्लाई cos 90 डिग्री इज। ओके, हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, देखो बच्चों cos 1 डिग्री, यहाँ पे जो डॉट लगाया डैट मीन्स ये ऑफ है, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ओके, ना cos 2 डिग्री मल्टीप्लाई cos 3 डिग्री मल्टीप्लाई cos 4 डिग्री मल्टीप्लाई डॉट 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 एंड cos 90 डिग्री। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो बच्चों, cos 1 डिग्री आप नहीं जानते, cos 2 डिग्री आप नहीं जानते, cos 3 डिग्री भी आप नहीं जानते, एंड cos डिग्री की वैल्यू भी आप नहीं जानते। ओके, लेकिन cos 90 डिग्री की वैल्यू तो आप जानते हो, तो cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, cos 1 डिग्री मल्टीप्लाई cos 2 डिग्री मल्टीप्लाई cos 3 डिग्री मल्टीप्लाई cos 4 डिग्री, इन सब की वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करके जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 0। ओके, सॉरी मैंने यहाँ डिग्री लगा दिया, डिग्री नहीं। तो cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या है
ज़ीरो है, तो ज़ीरो से इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर ज़ीरो ही आएगा। और इसका करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 12 का बी। कौन सा? बी क्वेश्चन है। ओके, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 हमने सॉल्व कर दिया। Question number 13. The perimeter, if the perimeter of a circle is equal to that of a square, then the ratio of their areas is okay. बहुत इजी है, चलो सॉल्व करते हैं। हमें बोला गया है कि जो पेरीमीटर ऑफ सर्कल है, ओके, यानी कि जो सर्कल का पेरीमीटर है वो इक्वल है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ओके, ठीक है, तो हमें एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ स्क्वायर का रेशियो फाइंड आउट करना है। ओके, हमें ये फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलो पहले हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो हम जानते हैं कि एरिया पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है। पेरीमीटर मीन्स सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस का सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है 2πr इज इक्वल टू, और स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। ओके, अच्छा, आप एक काम कीजिए, हमें साइड फाइंड आउट करना है। तो हम साइड को मान लेते हैं ए। क्या मान लेते हैं? ए, ताकि हम लोग आराम से इसकी वैल्यू लिख सकें। तो साइड को हमने मान लिया ए। अब एक काम करो, हमें एरिया फाइंड आउट करने के लिए, सर्कल और स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए, सर्कल के लिए तो रेडियस की ज़रूरत है और स्क्वायर के लिए हमें साइड की ज़रूरत है, यानी कि आर और ए हमें सॉल्व करना है। आप एक काम करो, आर, इस ए को डिनोमिनेटर में रख दो ए के। ओके, 4 अपॉन और 2 और पाई की वैल्यू रख दो यहाँ पर, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया एक तरह से। तो 2 2 ज़ा 4, आर अपॉन ए इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई। देखो मैंने इसके डिनोमिनेटर में कैसे ले आई 2 पाई, क्योंकि देखो 2 और पाई और आर इन सब के बीच में क्या मल्टीप्लाई दूसरे जाके क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो इसलिए मैंने 4 के डिनोमिनेटर में लिख दिया, और सिमिलरली ए को मैंने आर के डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब मुझे मिल गया आर अपॉन ए की का रेशियो मिल गया, या वैल्यू मिल गई, रेशियो मिल गया। चलो, नाउ एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड, यानी कि ए स्क्वायर। चलो, पाई को तो रखो आप यहाँ पर। ओके, आर अपॉन ए दोनों में सेम पावर है, इसलिए हम इसको एक ब्रैकेट में रख सकते हैं। हाँ, हमने लिख दिया। ओके, नाउ पाई आर अपॉन ए की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास? 2 पाई। तो मल्टीप्लाई 2 अपॉन पाई, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर, क्योंकि इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर आएगा। ध्यान से देखो बच्चों, पाई मल्टीप्लाई 2 अपॉन पाई की पावर है 2, यानी कि आप इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं। चलो, मैंने भी लिख दिया, 2 टाइम्स लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो पाई से पाई हो गया कैंसिल। ओके, हमारे पास आ गया 2 टू द 4 अपॉन पाई। अब पाई की वैल्यू अगर मैं रखना चाहूँ तो कितना होता है पाई की वैल्यू? 22 अपॉन 7 होती है। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22 अपॉन में 7, है ना बच्चों? हाँ, 22। अब मैं क्या करूँगी, ये है फ्रैक्शनल बार, है ना, 4 है ना, ये होता है हमारा फ्रैक्शनल बार, जो इसको मैं डार्क कर रही हूँ। तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूँगी तो 22 अपॉन 7 का रेसिप्रोकल हो जाएगा। ओके, तो 2 2 ज़ा 4 और 2 11 ज़ा 22। तो हमारे पास जो रेशियो आया 2 7 ज़ा 14 अपॉन 11, यानी कि 14 रेशियो 11 इज़ द आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 का बी पार्ट करेक्ट आंसर है। ओके, 14 रेशियो 11। क्लियर बच्चों? तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन आने वाले हैं, बस बहुत इजी है। आपको बस क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है और मीनिंग समझना और फटाफट फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इफ द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:3। चलो, मेरे पास यहाँ पे 2 सर्कल बताए गए कि 2 सर्कल हैं
और उन दोनों का जो रेडियस है उनका जो रेशियो आया 4:3 आया। तो मान लीजिए इस वाली सर्कल का रेडियस है R1 और इस वाली सर्कल का रेडियस है R2। तो यानी कि R1 रेशियो R2 कितना गिवन है 4:3। चलो इतनी बात क्लियर होगी। ऐसे समझना है आपको सबको, ओके, इस तरीके से समझना है। एंड देन फाइंड द एरियाज इन द रेशियो ऑफ। अब हमें इनकी क्या निकालना है, एरियाज का भी रेशियो निकालना है। ओके, एक काम करते, इसको हम सर्कल 1 मानेंगे, इसको हम सर्कल 2 मानेंगे। ओके, क्योंकि इसका रेडियस 1 है, इसका रेडियस 2 है। तो हम यहाँ लिख देते हैं एरिया ऑफ सर्कल 1, ऐसे लिख देती हूँ मैं, एरिया ऑफ सर्कल 1 अपॉन एरिया ऑफ सर्कल 2। चलिए, पाई आर स्क्वायर आप तो जानते हो कि सर्कल का एरिया होता है, लेकिन ये सर्कल 1 है और इसका रेडियस R1 है। ओके, पाई आर स्क्वायर ये सर्कल का एरिया होता है, लेकिन ये सर्कल 2 है तो इससे इसका रेडियस भी 2 है। ओके, नाउ पाई से पाई हो गया कैंसिल, इक्वल्स टू R1 अपॉन R2 की, देखो दोनों की पावर सेम है, स्क्वायर स्क्वायर, तो मैंने इनको कॉमन एक ब्रैकेट में ले लिया, पावर बाहर ली थी। अच्छा, अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे R1 रेशियो R2 दे रखा है 4:3। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू 4/3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना बच्चों। हाँ, तो मैंने ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पे R1 अपॉन R2 है, तो यानी कि 4/3, क्योंकि देखो R1 अपॉन R2 की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड आउट कर ली थी। अच्छा, इस पर पावर 2 है तो मैं इस पर भी पावर 2 लगा दूंगी, यानी कि 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो और 3 को भी 2 टाइम्स, तो 4 4 जा 16 अपॉन 3 जा 9। तो इनके दोनों सर्कल का जो रेशियो आया है, एरिया का रेशियो आया है, वो है 16:9। क्लियर हो गया आप सब बच्चों को? तो क्वेश्चन नंबर 15 है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज। बहुत सिंपल है भाई, आपको इसमें हेमिस्फीयर का क्या बोला है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, और हमें उसका रेडियस कितना गिवन है 7 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर तो जानते ही होंगे, एक स्फीयर का हाफ, है ना, हाँ इस तरह से। ओके, हम इसका रेडियस गिवन है, तो चलो अब हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है बच्चों? हाँ, कुछ याद है आपको? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 3πr²। हमें पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, पाई को एज इट इज़ रखना है, तो उसको हम एज इट इज़ ही रखेंगे। और आर की वैल्यू कितनी है 7, और आर पे पावर 2 है, यानी कि हम 7 को 2 टाइम्स लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 7 से 49, और 49 3 जा 147 पाई। और अब देखो, और साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आंसर देखो 147 पाई, ये रहा। तो क्वेश्चन 15 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्लियर बच्चों? नाउ क्वेश्चन नंबर 16, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, हमें यहाँ पे क्लास ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन है। द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल इज, हमें अपर लिमिट फाइंड आउट करना है दिए गए किसके, मॉडल क्लास का। हमें अपर लिमिट फाइंड आउट करना है, बहुत सिंपल है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप फ्रीक्वेंसी देखेंगे। फ्रीक्वेंसी में जो सबसे बड़ा होगा, ग्रेटेस्ट नंबर होगा, ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, उसको लेंगे। 10, 15, 12, 29, तो ग्रेटेस्ट कौन है 20। अच्छा, अब 20 में 20 किस क्लास इंटरवल में आ रहा है, 15 से 20 में आ रहा है ना, इस क्लास इंटरवल में आ रहा है 20। हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी आ रही है हमारे पास 20, और ये कौन से क्लास इंटरवल में आ रही है 15 से 20 के इसमें आ रही है ना, क्लास इंटरवल में आ रही है। तो 15 तो हो गया लोअर लिमिट, आप जानते हो, है ना, और 20 हो गया अपर लिमिट। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है, अपर लिमिट कितना है 20,
तो 20 ही इसका करेक्ट आंसर है, तो यहाँ पे सी ऑप्शंस का करेक्ट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 2.6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। हमें मीन गिवन है। मीन कैसे होता है? मीन x पे बार इक्वल्स टू 2.6, इसको हम मीन बोलते हैं। तो मीन है हमारे पास 2.6 और हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, चलो फिर करते हैं। हम पहले लिखेंगे यहाँ पे x, और x हमें गिवन है 1 2 3 4 एंड देन 5, और फ्रीक्वेंसी यानी कि f हमें गिवन है 4 5 y 1 एंड 2। उसके बाद आप जानते हो कि हम क्या फाइंड आउट करते हैं, एफ आई एक्स आई। तो यानी कि इन दो एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लाई, तो 1 4 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 3 को y से मल्टीप्लाई किया तो 3y, 4 1 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। ओके, तो अब हम कौन सा डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे? तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है मीन इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई यानी कि जो एफ आई है और एक्स आई है इनका टोटल करते हैं। तो 4 + 5 इज़ 9, 9 + 1 10, 10 + 2 इज़ 12 प्लस वाई को भी तो ऐड करना है। अगर हमें उसकी वैल्यू नहीं पता फाइंड उसको हम प्लस वाई में लिखेंगे। ओके, 12 + 1। सिमिलरली यहाँ पे भी 4 + 10 इज़ 14, और 14 + 4 इज़ 18, और 18 + 10 इज़ 28, और इसमें हमें 3y को भी ऐड करना है। ओके, तो +3y, 28 + 3y। अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। चलो, मीन x पर बार हमें कितना गिवन है? 2.6 है ना, क्वेश्चन में भी गिवन है, तो हम यहाँ लिख देंगे 2.6 इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई हमें कितना गिवन है? 28 + 3y, और सिग्मा एफ आई हमें कितना आया? 12 + 4। ओके, अब 12 + 5 सॉरी, अब हम 2.6 के डिनोमिनेटर में 1 मानेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2.6 की मल्टीप्लाई होगी 12 + y से, और 28 + 3y की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 + 3y ही आएगा। ओके बच्चों, यहाँ तक आप सब बच्चों को क्लियर हुआ? ओके, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2.6 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 31.2 आएगा, प्लस 2.6 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.6y आएगा, इक्वल्स टू 28 + 3y। ओके बच्चों, अब हम क्या करेंगे? ऐसा करते हैं कि 31.2 और 28 को मैं इस तरफ लाऊंगी लेफ्ट हैंड साइड, तो वो नेगेटिव हो जाएगा, -28 हो गया, इक्वल्स टू 3y, और 2.6y को मैं राइट हैंड साइड लाऊंगी तो वो भी नेगेटिव हो जाएगा, तो -2.6y। यहाँ तक आप सब बच्चों को क्लियर हो गया? चलो, अब हम आगे सॉल्व करते हैं। तो 31.2 को सब्ट्रैक्ट करो 28 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 3.2, इक्वल्स टू 3 में से माइनस करेंगे 2.6 को, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.4y। तो y को हम यहीं रहने देते हैं, तो 3.2 अपॉन 0.4 को लेके जाएंगे, डेसिमल से डेसिमल हटा दो और इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 32/4 आया, और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। तो इसका करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट ऑप्शन है बी, दैट इज 8 इसका आंसर है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18, अ कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ वेल shuffled deck of 52 cards. The probability of its being a red face card is। चलिए, हमें बोला गया है कि कार्ड को रैंडमली सफल किया गया ऑफ, ठीक है, कार्ड्स आप जानते हो। अच्छा, अब कार्ड के पैकेट में होते हैं 52 कार्ड्स, ठीक है, उनको रैंडमली सफल किया गया। अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है रेड फेस कार्ड। देखो बच्चों, तो बच्चों मैंने यहाँ पे शेप बनाए हैं, तो ये होता है हमारे पास, इसको बोलते हैं हम हार्ट। ओके, ये होता है हमारे पास क्लब, और इसको बोलते हैं हम डायमंड, और इसको बोलते हैं हम स्पेड। अब एक चीज़ देखो, रेड फेस कार्ड बोला गया है तो हम सिर्फ
रेड फेस वालों को देखेंगे, रेड फेस वाले जो कार्ड्स हैं उन्हीं को देखेंगे। तो रेड फेस में अगर आप देखो तो जैक होता है और हमारे पास किंग होता है, क्वीन होता है और फिर किंग होता है ना। इसमें भी जैक, क्वीन और किंग है ना। अच्छा, तो रेड फेस कार्ड कितने हो गए टोटल? टोटल कितने कार्ड्स हो गए? 6 हो गए। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो गए? 6 हो गए ना। तो 6 जो प्रोबेबिलिटी होगी रेड फेस कार्ड की वो क्या होगी? 6 अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं? 52। ठीक है, तो रेड फेस कार्ड कितने हैं? 6 हुए, तो 6 और टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, आंसर आएगा 3/26। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन ए है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। और क्वेश्चन नंबर 19 और 20 देखो यहाँ पे लिखा भी है कि डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन 19 एंड 20 इन क्वेश्चन नंबर्स 19 एंड 20 अ स्टेटमेंट ऑफ assertion इज फॉलोड बाय द स्टेटमेंट ऑफ रीजन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे assertion और रीजनिंग वाले क्वेश्चन आ रखे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 और 20। ओके, चलो अब इसको करते हैं। तो assertion में कहा गया है कि इफ HCF ऑफ 510 एंड 92 इज 2 देन द एलसीएम। देखो ध्यान से देखो, HCF बोला है कि 510 एंड 92 का जो आया है वो 2 है, एंड द एलसीएम ऑफ 510 एंड 92 इज 32,460। ओके, अब रीजन के अकॉर्डिंग ये कहा है कि HCF इज इक्वल टू A इंटू बी मल्टीप्लाई, हाँ सॉरी, जो रीजनिंग है उसके अकॉर्डिंग एज HCF ऑफ AB मल्टीप्लाई LCM ऑफ AB इज A इक्वल्स टू A इंटू बी। अब यहाँ A और B क्या है? A और B यहाँ पे नंबर्स हैं। कौन से नंबर्स? जो आप यहाँ पे 510 देख रहे हो वो A है और जो B है वो है 92। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कहा है कि जो HCF आया है इन दोनों का वो 2 है और जो LCM आया है इन दोनों का वो 32,460 है। चलो देखते हैं। और रीजनिंग के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि HCF किसी भी दो नंबर्स का, अगर हमें 2 नंबर गिवन है तो 2 नंबर का HCF इज मल्टीप्लाई LCM, उन्हीं 2 नंबर का LCM जो होगा वो इक्वल होगा उन्हीं 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर। ओके, प्रोडक्ट ऑफ दैट 2 नंबर्स ऑफ दोज। हाँ ओके, चलो तो सबसे पहले हम HCF फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें HCF दिया है वो कितना दिया है? 2 दिया है ना। और LCM जो बोला गया है वो कितना है? 32,460। तो पहले हम एक चेक कर लें कि जो ये HCF और LCM हमें क्वेश्चन में गिवन है वो करेक्ट है या नहीं है। तो चलो, तो सबसे पहले हम HCF फाइंड आउट करेंगे। तो 510 का पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 510 को जब करेंगे तो 2 2 to the 4, 2 5 10, 2 5 10, 5 5 5 25, 5 5, फिर 3 से 3 2 सॉरी 3 1 से 3, 3 7 21। तो हमारे पास जो फैक्टर्स आए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17। ओके, और जो 92 की अगर हम करते हैं फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो कितना है? तो 92 2 2 4 से 8, 2 6 से 12, 2 2 से 4, 2 3 से 6 और 23 1 से 23। तो 2 इंटू 2 इंटू 23। तो ठीक है बच्चों, अब हम जब इसका HCF फाइंड आउट करते हैं, HCF तो आप जानते हो HCF क्या होता है? जब हम किसी भी 2 नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और उसके बाद हम ये देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है। तो दोनों में अगर आप ध्यान दो तो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? कुछ दिख रहा है? हाँ जी, ये 2 है, दोनों में 2 आ रहा है। बाकी में 5 है, 3 17 2 23 और कुछ नहीं मिल रहा है। तो सिर्फ इसका HCF जो है 2 है। ठीक है, अब हम LCM फाइंड आउट करते हैं। तो LCM क्या होगा? LCM वही होगा जो दोनों में तो आ रहा है कॉमन, वो तो लेंगे ही, साथ में जो रह जाते हैं या जो कॉमन नहीं है उन सबको भी हम लिख डालते हैं, है ना। 5 इंटू 3, फिर 3 इंटू 17 इंटू 23। जब हम इन सब के फैक्टर्स सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 23,460। ओके, तो जब आप खुद देखो कि हमारे पास जो आंसर आया HCF तो सही आया है ना, HCF हमारे पास सही आया, लेकिन
एलसीएम हमारे पास सही नहीं आया, आपने देखा ध्यान से? हाँ, देखो, देख लो कि एचसीएफ तो हमारा आ गया 2 और एलसीएम हमारा है 23,460, जबकि क्वेश्चन में लिखा है कि जो एलसीएम है वो 32,460 है। इसका मतलब अब हम जरा यहाँ पे पढ़ते हैं, रीजनिंग में हमें क्या बोला है, ऑप्शन सॉरी क्या दे रखा है, ए में बोला है कि बोथ एजर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन ए। नहीं, बिल्कुल गलत है। बोथ एजर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन आर। भाई देखो, जो एजर्शन है वो खुद ही गलत है, क्योंकि एलसीएम तो 32,460 तो है ही नहीं। रीजनिंग तो सही है, तो ऑप्शन बी भी गलत है। और एजर्शन ए इज़ ट्रू बट रीजनिंग आर इज़ फॉल्स, ये भी गलत है। ए तो ट्रू है ही नहीं, एजर्शन तो ट्रू है ही नहीं, एलसीएम तो हमारा कुछ और आ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ और दे रखा है, तो एजर्शन तो सही है नहीं, तो सी ऑप्शन भी क्या है, फॉल्स है। अच्छा, अब डी ऑप्शन में बोला है कि एजर्शन ए इज़ फॉल्स बट रीजन इज़ ट्रू, ये करेक्ट है, क्योंकि एचसीएफ तो 2 आ गया लेकिन एलसीएम करेक्ट नहीं आया। एलसीएम इन्होंने 32,460 बोला, जबकि हमारे पास 23,460 आया। और रीजनिंग सही है, रीजनिंग तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि किसी भी 2 नंबर्स का एचसीएफ को मल्टीप्लाई किया जाए किसी उसी 2 नंबर के एलसीएम को, तो इक्वल आता है उन्हीं 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के। ओके, तो रीजनिंग तो सही है, तो इसका मतलब डी इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ओके, अच्छा, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 20. Assertion A, the ratio in which the line segment joining this 2, -3 and 5, 6, ये हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है उन्हीं उसी लाइन सेगमेंट के, इंटरनली डिवाइड बाय एक्स एक्सिस इज 1:2। ओके, तो हमें एक लाइन सेगमेंट दिया गया है और उसके हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, और कहा गया है कि वो जो लाइन सेगमेंट है वो एक्स एक्सिस के डिवाइड कर रहा है, उसे एक्स एक्सिस क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2। तो देखो बच्चों, अगर ये एक लाइन है और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 2, -3 और 5, -6 हैं, और एक्स एक्सिस अगर उसको डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब y क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब क्या होगा, y 0 होगा। तो अब आपको समझ में आ गया। तो मैं यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों x एंड y, तो y हमारे पास क्या होगा, 0 होगा, और x हमारे पास x ही रहेगा। ओके, तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें ना k:1 के रेशियो अप्लाई करेंगे। ओके, क्या अप्लाई करेंगे, k:1 का रेशियो, k:1। अच्छा, अब क्या करते हैं, मैं डायरेक्टली कर लेती हूँ। तो हमें p के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं, तो p = k × x2 + 1 × 2 अपॉन k + 1, कॉमा, अब 1, हाँ, k × y2 + 1 × -3 अपॉन k + 1। क्लियर बच्चों? नाउ p = ब्रैकेट, k को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो k2 ही आएगा। ओके, सॉरी, k2 क्यों आएगा, मैं क्या कर रही हूँ, k मल्टीप्लाई और k2, सॉरी x2, आप जानते हो ये x1 y1 होता है, ये x2 y2, तो x2 क्या है हमारे पास, 5 प्लस 1 2 ज़ा 2 अपॉन k + 1, कॉमा, k मल्टीप्लाई y2 कितना होता है, देखो ये x1 y1, ये x2 y2 है हमारे पास 6, प्लस देखो प्लस माइनस माइनस है ना,
तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको माइनस, और 3 1 ज़ा 3, ओके, अपॉन k प्लस 1। इतना आप सब बच्चों को क्लियर हो गया। चलो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1, कॉमा 6k माइनस 3 अपॉन k प्लस 1। ठीक है बच्चों, तो अब एक काम करते हैं कि हम क्या करेंगे, इसको लेंगे 6k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 इक्वल्स टू, इसको 0 के इक्वल इक्वेट करते तो 6k माइनस 3 इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k प्लस 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। 6k इक्वल्स टू 3, k इक्वल्स टू 3 अपॉन 6, 3 1 3, 3 2 6, x की सॉरी k की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 2। ओके, तो इसमें जो बोला गया है उसके अकॉर्डिंग जो हमें यहाँ पर रीजनिंग दी गई है कि फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया है कि बोथ assertion एंड रीजनिंग आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion ए। ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें जो assertion और रीज़न है दोनों ही करेक्ट हैं, दोनों बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, और रीज़न जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसके, assertion का। इसका मतलब ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो बाकी ऑप्शन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है आप, लेकिन फिर भी पढ़ना, ठीक है, एग्ज़ाम में। ओके, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 20 भी सॉल्व कर दिया।